राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की जितनी भी पार्टियों ने यशवंत सिन्हा का साथ दिया, नतीजे आए तो पता चला उन सब के हाथ जल गए। सबसे बुरा हाल तो सोनिया गांधी और शरद पवार का हुआ। द्रौपदी मुर्मू की लपट से न अखिलेश यादव बचे और न ही अरविंद केजरीवाल। 17 विपक्षी सांसदों और कुल 104 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट देकर यह साबित कर दिया कि यशवंत सिन्हा विपक्ष के लिए खोटा सिक्का साबित हुए, जिससे विपक्षी एकता का भ्रम भी टूट गया। हालांकि पूरे चुनाव अभियान के दौरान यशवंत सिन्हा ने जिस किस्म की ओछी सियासत की, शायद ही राष्ट्रपति के चुनाव में अब तक किसी उम्मीदवार ने की हो। उसे यह तो साफ था कि वे चुनाव नहीं जीतने जा रहे। यशवंत सिन्हा के साथ अंत तक डटे रहने वाले शरद पवार और सोनिया गांधी के घर में द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी तोड़फोड़ मचाई। यही वजह है कि महाराष्ट्र में 16 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। असम में तो 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके AIDUF के विधायक के दावे को सही साबित कर दिया। AIDUF के विधायक ने दावा किया था कि कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। गोवा के विधायकों को चेन्नई ले जाना कांग्रेस के काम नहीं आया और वहां के 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर डाली। अरविंद केजरीवाल के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग तो नहीं की, लेकिन 4 विधायकों ने गलत मतदान किया, जिस वजह से उनके वोट रद्द हो गए। जाहिर है यहां भी घाटा यशवंत सिन्हा को हुआ। 3 राज्यों में यशवंत सिन्हा को एक भी वोट नहीं मिले, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को देश के हर राज्य से वोट मिले। भाजपा के नेतृत्व वाले NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के शुरू से ही जीतने की उम्मीद थी। द्रौपदी मुर्मू को सभी वोटों का लगभग 64.23% मत मिला, जिसने विपक्षी दलों को यहां तक कि यूपीए खेमे के अंदर भी दरार को उजागर कर दिया। लगभग आधा दर्जन गैर NDA दलों के अलावा 17 सांसदों और करीब 104 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में क्रॉस वोट किया। तेजस्वी यादव के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, तो झारखंड में कांग्रेस के 10 विधायक द्रौपदी मुर्मू को वोट दे आए। गुजरात में भी कांग्रेस खेमे में सेंध लगी और 10 विधायक द्रौपदी मुर्मू के साथ चले गए। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 18 विधायकों ने पार्टी को तगड़ा झटका दिया। हरियाणा में 1, हिमाचल में 2 और मेघालय में 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया। सांसदों और विधायकों के क्रॉस वोटिंग से विपक्षी पार्टियों में बड़े विभाजन को दिखाने के लिए काफी है। जाहिर है कि इसका असर आने वाले चुनावी राज्यों में दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कहते हैं कि सच को कोई चाहे जितना छुपाए, लेकिन कभी ना कभी जुबां पे आ ही जाता है। और एक ऐसा ही सच कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और दिग्गज कांग्रेसी नेता KR रमेश कुमार की जुबां पर आ गया, जिसके बाद हंगामा खड़ा होना तय है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और विधायक रमेश कुमार ने कहा है कि हमने नेहरू, इंदिरा और सोनिया गांधी के नाम पर अपनी 3-4 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त पैसा बना लिया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कांग्रेस और सोनिया गांधी के लिए इतना भी त्याग नहीं कर सकते तो यह अच्छा नहीं होगा। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ED की पूछताछ के बीच उनका यह विवादास्पद बयान आया है। गौरतलब है कि रमेश कुमार ने कांग्रेस और JDS की पूर्ववर्ती सरकार में विधानसभा स्पीकर रहते फ्लोर टेस्ट में जान पूछकर देरी की थी, जबकि सरकार अल्पमत में चली गई थी। हालांकि फिर कोर्ट के आदेश के बाद विश्वास मत में सरकार गिर गई और भाजपा ने सरकार बनाई। वहीं ED की सोनिया गांधी से पूछताछ के चलते कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है, लेकिन रमेश कुमार की इस चौंकाने वाली टिप्पणी ने कांग्रेस को बड़ी शर्मिंदगी का अनचाहा मौका दे दिया। रमेश कुमार ने कहा कि आज सोनिया गांधी को पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वे गांधी परिवार के प्रति ऋणी महसूस करते हैं। अगर उन्हें विश्वास है कि हम केवल उनकी सास इंदिरा गांधी, उनके पति राजीव गांधी, बेटे राहुल गांधी और पंडित नेहरू द्वारा झेली गई कठिनाइयों का भुगतान कर रहे हैं, तो हम अपने पास मौजूद हर निवाले को सही ठहराएंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमने नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर अपने 3 से 4 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त पैसा बना लिया है। अगर हम कांग्रेस और सोनिया गांधी के लिए इतना भी त्याग नहीं कर सकते तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं उनके बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर के ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के 60 साल के लूट इंडिया कार्यक्रम का इतनी खूबसूरती से वर्णन करने वाले प्रतिभाशाली नेता को बधाई। कांग्रेस के नेता इतनी ईमानदारी से भ्रष्टाचार को स्वीकार करने के बाद किस चेहरे से जनता से वोट मांगते हैं। सुधाकर के ने रमेश कुमार के बयान की क्लिप भी पोस्ट की। उन्होंने ट्वीट किया, कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार का कहना है कि नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हर कांग्रेसी ने पर्याप्त संपत्ति बनाई है, जो 3-4 पीढ़ियों तक चल जाएगी। हमें ED के समन के खिलाफ सोनिया गांधी का बचाव करके अपना कर्ज चुकाना चाहिए। बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान रमेश कुमार ने यह बयान दिया है, लेकिन उनके बयान की जो क्लिप भाजपा नेता ने ट्वीट की है, उसमें उनके भाषण का सिर्फ इतना हिस्सा ही है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने किस संदर्भ में यह बयान दिया है। वहीं भाजपा की कर्नाटक इकाई ने इस बयान पर मजे लेते हुए ट्वीट किया कि हम उस बुद्धिमान नेता को बधाई देते हैं जिसने बताया कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने अपने 60 वर्षों के शासन में भारत को लूटा
आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने ईमानदारी से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बाद आप किस चेहरे से लोगों से वोट मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में जो सियासी चक्रव्यूह भाजपा ने रचा था, उसमें सबसे बुरी तरह से शरद पवार की पार्टी एनसीपी फंसी है और शायद इसीलिए उनकी बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले बहुत परेशान हैं, क्योंकि एनसीपी की भविष्य की राजनीति अब मुश्किल में है। भाजपा ने पहले बागी शिवसेना विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई और महाविकास अघाड़ी गठबंधन को झटका देते हुए एनसीपी से भी सत्ता छीनी। फिर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर एनसीपी की मराठी मानुस की राजनीति ही संकट में डाल दी। अब राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे बन गए हैं जिससे एनसीपी गर्त में जा सकती है। असल में पवार की बेटी सुप्रिया सुले बारामती लोकसभा से सांसद हैं। यहां से कुल विधानसभा की 6 सीटें निकलती हैं। बारामती सिटी, दौंड, इंदापुर, पुरांदर, खड़कवासला और भोर। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले का बारामती में जीत का मार्जिन 50,000 वोटों का रहा था, जो 2019 में 1 लाख से ज्यादा जा पहुंचा था। 2019 में उनका मुकाबला बीजेपी की कंचन कौल से रहा। तब सुप्रिया के लिए सबसे ज्यादा वोट बारामती सिटी से आए थे। इसके बाद इंदापुर, भोर और पुरंदर से भी सूले को अच्छे खासे वोट मिले, लेकिन झटका लगा दौंड और खड़कवासला से, जहां से वो पिछड़ती चली गईं। अब 2019 के बाद से कई समीकरण बदल गए हैं। इंदापुर क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन पटेल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कहा जाता है कि 2019 में यहां से सुप्रिया सुले को लीड दिलवाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन अब जब वे बीजेपी में जा चुके हैं, सुले के लिए यहां पर समीकरण बदल सकते हैं। इसी तरह पुरंदर क्षेत्र में विजय शिवतारे ने सिंधे गुट का दामन थामा है। वे पिछले चुनाव में कांग्रेस के संजय जागताप से हारे जरूर, लेकिन पवार परिवार के हमेशा से ही विरोधी माने गए हैं। कहा जाता है कि उन्हीं की वजह से पुरंदर क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से पवार परिवार की पकड़ कमजोर पड़ी है। यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि विजय शिवतारे देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में उनकी तरफ से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। दौंड सीट पर भी सुप्रिया सुले की पकड़ कमजोर हुई है। 2014 और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राहुल कुल ने यहां से जीत दर्ज की है। शिंदे बगावत के बाद तो वे नई महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनने के दावेदार भी माने जा रहे हैं। भोर सीट पर भी समीकरण सुप्रिया सुले के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। यहां पर पिछले चुनाव में सुले को सिर्फ एक मामूली बढ़त मिली थी। वो लीड भी इसलिए बन पाई क्योंकि उस क्षेत्र में उन्हें कांग्रेस विधायक संग्राम थोपटे का पूरा समर्थन मिला था। लेकिन वहीं संग्राम थोपटे एनसीपी से नाराज बताए जाते हैं। 2020 के बाद से तो रिश्तों में कुछ ज्यादा ही दूरियां आ गई हैं। बताया जाता है कि जब नाना पटोले का विधानसभा स्पीकर के पद से इस्तीफा हुआ था, संग्राम स्पीकर बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन शरद पवार के विरोध की वजह से वो मौका उनके हाथ से छिटक गया। ऐसे में सुप्रिया सुले की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बारामती में वे अपनी पकड़ कैसे बनाए रखेंगी। जिन साथियों का उन्हें लगातार समर्थन मिलता था, कुछ ने तो बीजेपी का दामन थामा है, तो कुछ पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इसी वजह से एनसीपी और सुप्रिया सुले दोनों के लिए यहाँ पर चुनावी लड़ाई चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी तंज कसते हुए कह चुकी हैं कि ए से अमेठी और बी से बारामती। इसीलिए संकेत स्पष्ट है कि पवार के गढ़ में बीजेपी बड़ा खेल करने की तैयारी कर रही है और शायद इसीलिए सुप्रिया सुले बेइंतहा परेशान हैं। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली में शराब की नदियां बहाने को बेकरार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस बार कायदे से लपेटे में आ गए हैं। वजह दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर मुख्य सचिव की वह रिपोर्ट है जिसमें मनीष सिसोदिया की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद एलजी विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति की जांच सीबीआई को सौंप दी है। रिपोर्ट के आधार पर यह माना जा रहा है कि केजरीवाल की सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले साल अपनी नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसके तहत निजी संचालकों को ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे। अब तक नई पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली के 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकानें खुल चुकी हैं। दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। वहीं दिल्ली भाजपा और कांग्रेस ने इस नई नीति का विरोध किया था। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया जब केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल उपराज्यपाल सक्सेना ने केजरीवाल की सिंगापुर जाने की अनुमति वाली अर्जी को खारिज कर दिया था। उन्होंने केजरीवाल को सिंगापुर समिट में न जाने की सलाह दी है, क्योंकि यह मेयरों का समिट है। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल पर राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं,
आप सरकार ने केजरीवाल के सिंगापुर दौरे के लिए विदेश मंत्रालय से अनुमति मांगी है। माना जा रहा है कि शराब नीति को लेकर एलजी के इस कदम के बाद टकराव और बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मनमोहन सिंह ने अमेरिका में जाकर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। उसके बाद देश में सियासी हंगामा उठ खड़ा हुआ था और उसका नतीजा 2014 में कांग्रेस के सामने आया। अब मनमोहन सिंह की उसी बात को गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने अपने हिसाब से दोहरा दिया। जगदीश ठाकुर ने कहा कि देश की संपत्ति का पहला हक मुसलमानों का है। जगदीश ठाकुर के इस बयान के बाद चुनावी राज गुजरात की सियासत गर्मा गई। नाराज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर पर हज हाउस का पोस्टर चिपका दिया। इतना ही नहीं, बाहरी दीवार पर कालिख भी पोत दी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। मामला बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थितियां काबू की। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर कांग्रेस अल्पसंख्यक सम्मेलन में पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि देश की संपत्ति पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। उनके इस बयान को लेकर बजरंग दल ने विरोध दर्ज किया है। गुजरात कांग्रेस चीफ ने संबोधन में कहा कि आप सब लोग जानते हैं कि देश में दंगों के पीछे कौन है और इन दंगों से उन्हें कैसे फायदा हुआ। हमें उनके जाल में नहीं फंसना है। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी है और अपनी विचारधारा कभी नहीं बदलेगी, चाहे वह सत्ता में रहे या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी मुसलमान को एकजुट रहने की जरूरत है और इस बात से सतर्क रहें कि उनका वोट न बटे। जगदीश ठाकुर के बयान पर गुजरात में घमासान शुरू हो गया। हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। उन्होंने कांग्रेस दफ्तर के बाहर हज हाउस के पोस्टर लगाए। दफ्तर के बाहर कालिख पोतकर हज हाउस लिख दिया। पूरे कांग्रेस कार्यालय पर पोस्टर लगाने के बाद राजीव गांधी के पोस्टर पर भी स्टिकर और पोस्टर लगाए गए। सुबह कांग्रेस ने इसे लेकर विरोध दर्ज किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टर हटाकर विवाद शांत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जिस बात का गम कांग्रेस को है, उसी बात से सीपीएम चिंता में है। कांग्रेस इसलिए गमजदा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ईडी के जाल में फंसे हैं और इससे बच निकलने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा। यही हाल केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का है, जो परिवार सहित गोल्ड स्कैम में फंसे हैं और इसी बात को लेकर दोनों पार्टियों में ठन गई है। असल में सोनिया गांधी को बचाने के लिए कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों से मदद मांगी ताकि वे साथ आकर सड़कों पर इतना हंगामा काटें कि सरकार मजबूर होकर गांधी परिवार को राहत दे दे। लेकिन इसी बैठक में सीपीएम ने कांग्रेस को खरी खरी सुना दी। सीपीएम ने कांग्रेस से सीधा सवाल किया कि वो दिल्ली में सीबीआई और ईडी का विरोध कर रही है क्योंकि इसमें गांधी परिवार फंसा है, लेकिन केरल में यही कांग्रेस सीबीआई और ईडी के साथ है जहां पी विजयन फंसे हैं। सवाल यह कि कांग्रेस ईडी और सीबीआई को लेकर दोहरा रवैया कैसे अपना सकती है। अगर दिल्ली में ईडी और सीबीआई खराब है तो वह केरल में भी है। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी से हुई पूछताछ से पहले संसद में विपक्षी दलों की बैठक में लेफ्ट के नेताओं ने कांग्रेस से कहा कि वो ईडी के प्रति केंद्र में कुछ और केरल में कुछ और रुख नहीं रख सकते। लेफ्ट नेताओं का कहना था कि केंद्र में जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है तो कांग्रेस विरोध कर रही है और सभी विपक्षी दलों का समर्थन मांग रही है। लेकिन वही कांग्रेस केरल में गोल्ड स्मगलिंग मामले में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर लगाए गए आरोपों पर ईडी और सीबीआई की जांच के पक्ष में मुख्यमंत्री के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। यह दोहरा मापदंड ठीक नहीं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विधानसभा में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के हवाले से तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को अब सच्चाई का पता चल रहा है, जब खुद कांग्रेस अध्यक्ष से पूछताछ हो रही है। असल में केरल में स्वप्ना सुरेश नाम की एक महिला ने आरोप लगाया था कि गोल्ड और डॉलर स्मगलिंग मामले में सीधे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। स्वप्ना सुरेश पर गोल्ड स्मगलिंग के आरोप लगे थे। यह मामला विधानसभा चुनाव से पहले पिनराई विजयन की पिछली सरकार के वक्त सामने आया था, लेकिन तब स्वप्ना सुरेश ने मुख्यमंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाया थे। स्वप्ना सुरेश ने यह आरोप विधानसभा चुनाव में लेफ्ट की जीत के बाद नए सिरे से लगाए। विपक्ष की इस बैठक में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी के मंत्री एक के बाद एक करके ईडी के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों के घर ईडी ने छापेमारी की। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी के घर ईडी की टीम आर्म्ड फोर्सेस के साथ पहुंची और उनसे पूछताछ की। माना जा रहा है कि एसएससी भर्ती घोटाले में करोड़ों रुपए का खेला भी हुआ है। इस मामले में कई बड़े नाम नामजद हैं। जब यह घोटाला हुआ था उस समय पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे, हालांकि वर्तमान में वह उद्योग मंत्री हैं। ईडी की टीम ने पार्थ चटर्जी के अलावा बंगाल सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री
परेश चंद्र अधिकारी के आवास पर भी छापा मारा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पहले पाया था कि पार्थ चटर्जी द्वारा अनुमोदित एक उच्चाधिकारी प्राप्त पर्यवेक्षी समिति कथित घोटाले की जड़ थी। उच्च न्यायालय ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। अदालत ने सीबीआई को भर्ती प्रक्रिया की निगरानी के लिए बनी समिति के सदस्यों के कामकाज की जांच करने का निर्देश दिया था। अदालत ने सीबीआई निदेशक को संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित करने को कहा था। टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी 2 बार पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने 18 मई और फिर 25 मई को पेश हो चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि उनसे एसएससी सलाहकार समिति के गठन के पीछे का कारण और उस पर किसका नियंत्रण था, इसके बारे में पूछा गया। मंत्री पार्थ चटर्जी ने कथित तौर पर पूछताछ के दौरान सीबीआई को सूचित किया था कि उन्होंने समिति बनाई थी, लेकिन उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उपराज्यपाल वीरेंद्र कुमार सक्सेना के फैसले से अरविंद केजरीवाल के पैरों की जमीन खिसक गई है। एक दो नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार के 19 विभाग संभालने वाले मनीष सिसोदिया गंभीर आरोपों से घिर गए हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल उन्हें कट्टर ईमानदार और देशभक्त बता रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं या फिर कट्टर भ्रष्टाचारी, इसका पता तो सीबीआई जांच के बाद चलेगा। सिसोदिया ऐसे ही नहीं फंसे हैं। उन्होंने टेंडर के बाद शराब कारोबारियों को 144 करोड़ रुपए माफ कर दिया। जाहिर है कि सीधा नुकसान राजस्व विभाग को हुआ। मनीष सिसोदिया का नाम सीधे तौर पर मुख्य सचिव की रिपोर्ट में आना एक गंभीर मामला है और इससे केजरीवाल के धमाचौकड़ी मचाने से बचा नहीं जा सकता। वजह यह कि यही केजरीवाल पहले जितेंद्र तोमर को कट्टर ईमानदार बता रहे थे। क्या हुआ उनका? यही केजरीवाल सत्येंद्र जैन को अब तक कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, जिन्हें अब तक जमानत नसीब नहीं हुई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की चर्चित शराब नीति की सीबीआई जांच होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। यह सिफारिश उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद की है। एलजी ऑफिस के मुताबिक सिसोदिया की भूमिका जानबूझकर की गई खामियों के चलते जांच के दायरे में है। आरोप है कि नई एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। लाइसेंस देने के नियमों की अनदेखी की गई। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया। आरोप है कि नई आबकारी नीति के तहत उठाए गए कदमों से राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा है और यही नीति शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाई गई। भाजपा ने कहा कि गली गली शराब की दुकान खोलकर केजरीवाल सरकार ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। हम पहले से ही इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। भाजपा नेता हरीश खुराना ने कहा कि खास बात यह है कि इस रिपोर्ट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के अधीन है। माना जा रहा है कि इस मामले में मनीष सिसोदिया की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में नंबर 2 माने जाते हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद उन पर अभी 19 विभागों का जिम्मा है। ऐसे में मनीष सिसोदिया का नाम सीधे तौर पर एलजी के मुख्य सचिव की रिपोर्ट में आना एक गंभीर मामला माना जा रहा है। ये पूरा भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल की देखरेख में हुआ है। हमारे पास पूरे सबूत हैं। इतना ही नहीं, भाजपा ने तो यहां तक कह दिया कि रिश्वत का पैसा पंजाब चुनाव में लगाया गया। भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि ये सुना है दिल्ली में शराब का कारोबार करने वाले मंत्री पर भी कार्रवाई होने वाली है। एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार है। अरविंद केजरीवाल ने नई एक्साइज ड्यूटी को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर लग रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया। केजरीवाल ने कहा, हम जेल में फांसी से नहीं डरते, तुम लोग सावरकर की औलाद हो, हम भगत सिंह को आदर्श मानते हैं, हमें जेल और फांसी से डर नहीं लगता, हम कई बार जेल हो आए, आप हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? हमारे कई विधायकों को जेल में डाला गया, लेकिन सभी विधायक जेल से छूटकर बाहर आ गए। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पहले जितेंद्र तोमर को कट्टर ईमानदार कहा, अब नए कट्टर ईमानदार का स्कूल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा हूं। पूनावाला ने दावा किया कि दिल्ली में कोई नया स्कूल नहीं बनाया गया, 800 स्कूलों में कोई प्रिंसिपल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज ऑफ इंडिया।